आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे कौटिल्य के राज्य है ना। पिछले पार्ट हमने देखा था यहाँ पे कौटिल्य के इंट्रोडक्शन के बारे में। कौटिल्य क्या था, कैसे उसने अर्थशास्त्र की रचना की और कैसे उसने चंद्रगुप्त मौर्य के एक विशाल साम्राज्य को क्या किया, खड़ा किया है ना। ये कौटिल्य को चाणक्य नाम से जाना जाता है। इसने नंद वंश का अंत करके है ना, अब मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना की थी है ना। तो देखिए राज्य की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के विषय में अपने पूर्व प्रचलित 4 सिद्धांतों का उल्लेख करता है। कौन कौन 4 सिद्धांत है भाई कौटिल्य के? वही है ना कि यहाँ पे जो राज्य है वह युद्ध का है ना, युद्ध का परिणाम, राज्य युद्ध का परिणाम, मतलब राज्य जो है वो युद्ध का परिणाम है ना। राज्य कुछ नहीं है, युद्ध आप करोगे तो आपको राज्य क्या होगा, अर्जित होगा। ठीक है। उसका विकास मूलक सिद्धांत क्या बोलता है? राज्य रूपी संस्था का विकास धीरे धीरे हुआ है ना। एक ऐसे नहीं कि एक साथ यहाँ पे राज्य यहाँ खड़ा हो जाता है। इसका विकास धीरे 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 होता है, मतलब समय समय होता है ना। लोभ मोह से राज्य का जन्म है ना, लोभ मोह से राज्य का जन्म होता है। ठीक है। जब आपको लोभ रहेगा, मोह रहेगा, तभी क्या होगा, राज्य का जन्म होगा। देवी सिद्धांत भी यहाँ पे कौटिल्य ने दिया था ना। कौटिल्य उपयुक्त चारों सिद्धांतों को नहीं मानता कि ये राज्य युद्ध का परिणाम है, राज्य का धीरे धीरे विकास होता है, लोभ मोह से राज्य का जन्म होता है, या देवी सिद्धांत के द्वारा राज्य का जन्म होता है। ये सब चारों जो सिद्धांत है इसको कौटिल्य मानता है क्या? नहीं मानता। तो कौटिल्य क्या मानता है भाई? तो कौटिल्य राज्य का मतलब कौटिल्य का जो राज्य है वो जैविक राज्य है। जैविक राज्य मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य साध्य व व्यक्ति साधन है ना। मतलब राज्य क्या है यहाँ पे? साध्य है, मतलब ये लक्ष्य है, और व्यक्ति क्या है? साधन है। तो व्यक्ति के माध्यम से आप राज्य तक पहुंच सकते हो ना। मतलब व्यक्ति क्या है यहाँ पे? व्यक्ति क्या बोल रहा है यहाँ पे? व्यक्ति को साधन बना रहा है, व्यक्ति को साधन बना रहा है, और व्यक्ति को क्या पाना, लक्ष्य क्या है उसका? राज्य है ना। मतलब राज्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? साध्य हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? व्यक्ति नामक साधन के माध्यम से राज्य रूपी साध्य क्या करना है, आपको प्राप्त करना है ना। तो देखिए उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य संविदा सिद्धांत मतलब सामाजिक समझौता का मतलब समर्थक है। मतलब जैविक राज्य बोलता है, जैविक राज्य बोलता है। कौटिल्य राज्य कैसा है? जैविक राज्य है। और ये कैसे पनपता है? संविदा सिद्धांत है। सिर्फ एक ही सिद्धांत इसका, सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना। इसमें क्या बोल रहा है? मत्स्य न्याय जो पहले चला था, ये न्याय व्यवस्था बहुत ही मतलब सही नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे मनुस्मृति भी आया था इसके प्रत्युत्तर में है ना, जिसमें विद्वानों द्वारा कानूनों को बनाकर इसमें क्या किया गया था? समाहित किया गया था है ना, मनु के द्वारा। अब देखिए मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनुष्यों ने अपने आपसी समझौते कर मनु को राजा बनाया। मनु क्या बना दिया यहाँ पे? राजा बना दिया कि तुम ही राजा बनो भाई है ना। मनुष्य अनाज का 1/6 भाग और व्यापार का 1/10 भाग राजा को देंगे। बदले में राजाओं ने क्या करेगा यहाँ पे? विदेशी आक्रमण या फिर विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आंतरिक शांति व्यवस्था क्या करेगा यहाँ पे है ना, मतलब आंतरिक शांति व्यवस्था क्या करेगा यहाँ पे? बनाए रखेगा। और विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण से लोगों की क्या करेगा? जनता क्या करेगा यहाँ पे? सुरक्षा करेगा। तो यही है सामाजिक समझौता। पर उसके लिए जनता क्या देना पड़ेगा? अनाज का 1/6 भाग राजा को और व्यापार का 1/10 भाग राजा को देना होगा है ना। अब देखिए कौटिल्य को नीति शास्त्र परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र परंपरा स्थापित करने से दिया जाता है ना। मतलब नीति शास्त्र के कौटिल्य को इसमें ध्यान नहीं गया। नीति शास्त्र के बारे में कौटिल्य क्या था यहाँ पे, मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे नीति शास्त्र पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने अर्थशास्त्रीय परंपरा पर ज़्यादा ध्यान दिया। अर्थशास्त्र को ज़्यादा मानता है कौन? कौटिल्य। वे प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय बनाया। मतलब अभी तक यहाँ पे राजनीति जो था यहाँ पे एक स्वतंत्र विषय नहीं था, पर यहाँ पे कौटिल्य ने राजनीति अर्थशास्त्र नाम का एक स्वतंत्र विषय बनाया और आदर्श स्थान पर यथार्थ पर बल दिया। मतलब जो है वो है, यथार्थ मतलब अर्थ के साथ, अर्थ के साथ मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वही सत्य है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यहाँ पे मनगढ़ंत कुछ भी बना लिए या फिर वो कर लिए। तो जो आदर्श राज्य है और जो सही राज्य है उसी के बारे में यहाँ पे कौटिल्य ने बताया है ना। कौटिल्य राजतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थक। ठीक है भाई, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था वो राजा ही था। कौटिल्य राज्य कल्याणकारी राज्य था, ये भी सही। यहाँ पे लोगों का कल्याण करने में ही, वेलफेयर स्टेट बनाने में ही क्या करना चाहिए? यहाँ पे राजा का परम कर्तव्य होना चाहिए, लोगों की भलाई करना उनका परम कर्तव्य होना चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि मनुस्मृति की तरह यहाँ पे राजा क्या हो जाए? अराजकतावादी हो जाए है ना। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो कौटिल्य का राज्य उत्पत्ति सिद्धांत है ना, हॉब से साम्यता रखता है, परंतु इसमें नवीनता पाई जाती है। कौटिल्य का मत है कि राजा को पूर्वानुमति के बिना कर लगाने का, उसे संचय है ना और व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब बिना पूर्वानुमति के, मतलब राजा को पूर्वानुमति लेनी। हॉब्स तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? राजा को कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे राजा ये कह रहा है एकदम निरंकुश रहेगा जैसे हिटलर था। पर यहाँ पे कौटिल्य राजा क्या है यहाँ पे? वो कोई भी कर लगा रहा है या फिर व्यय कर रहा है तो उसको मतलब कर लगाने या फिर कोई भी मतलब सरकारी पैसे, मतलब यहाँ पे जो शासन का पैसा है उसको व्यय करने से पहले क्या करना चाहिए? यहाँ पे उसको पूर्वानुमति लेनी होगी।
कौटिल्य लोक वित्त पर प्रजा का अधिकार मानता है। मतलब यहाँ पे जो पैसा है, जो भी राज्य का पैसा है, उसमें किसका, जनता का हक है। किसका, जनता का हक है, न कि राजा का। तो यहाँ पे राजा को जनता से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी पैसा खर्च करने से पहले, उसके बाद ही वह क्या कर सकता है, यहाँ पे राज्य के धन का क्या कर सकता है, अब व्यय कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, कौटिल्य राजा और राज्य में कोई विभेद नहीं करता है। मतलब राज्य और राजा में कोई विभेद नहीं है। वह राज्य राजा को एक दूसरे क्या मानता है, पर्यायवाची मानता है। कौन, कौटिल्य। राज्य और राजा एक दूसरे के बराबर है या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कौन कौन ने क्या क्या बोला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, कौटिल्य का मुख्य बल राज्य के स्थायित्व पर है। मतलब राज्य स्थायित्व बना रहना चाहिए, है ना। इसलिए उसने मंडल सिद्धांत दिया था। बीच में यहाँ पे विजिगीषु किसको रखा था, यहाँ पे विजिगीषु राजा को रखा था। उसके चारों तरफ यहाँ पे 12 राज्य क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी, है ना, सुरक्षा करेंगे। तो मतलब यहाँ पे राज्य का कहीं ना कहीं स्थायित्व पर क्या देता है, यहाँ पे कौटिल्य जोर देता है ना। फिर भी उसका राज्य संरक्षणात्मक होने के साथ साथ यहाँ पे विकासात्मक और वितरणात्मक भी है ना। संरक्षणात्मक तो है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साथ साथ विकासात्मक भी है और वितरणात्मक भी है ना। अब देखिए, वितरण संबंधी न्याय के तहत अतिरिक्त वस्तुओं के योग्य लोगों में वितरित करने की सिफारिश करते हैं। राज्य का प्रधान लक्ष्य है प्रजा का योगक्षेम, है ना। राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है, यहाँ पे प्रजा का योगक्षेम है। योगक्षेम से तात्पर्य यहाँ पे अलब्ध लब्धार्थ तथा लब्ध परिरक्षण, है ना। अलब्ध लब्धार्थ और लब्ध परिरक्षण। अब देखिए, दंड नीति का लक्ष्य क्या है, अलब्धार्थ मतलब अप्राप्त को प्राप्त करना। मतलब दंड नीति का लक्ष्य क्या है, यहाँ पे अलब्ध लब्धार्थ मतलब अप्राप्त को प्राप्त करना। और लब्ध परिरक्षण क्या है, प्राप्त का संरक्षण का। जो पहले तो जो नहीं प्राप्त उसको आप प्राप्त करो, और जो प्राप्त हो गया उसको क्या करो, संरक्षण करो। ये यहाँ पे लब्ध परीक्षण की नीति यहाँ पे कौटिल्य ने दी थी, है ना। उसके बाद रक्षित विवर्धिनी मतलब क्या, संरक्षित को बढ़ाना। जो आपका संरक्षित है उसको बढ़ाओ भाई, उसको कम नहीं करना है। जैसे यहाँ पे किसी घर में बहुत धन संपत्ति है और वहाँ पे कुपूत पैदा हो गया, वो बच्चा यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहा, धन संपत्ति बढ़ा नहीं पा रहा, संरक्षित नहीं कर पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो परिवार ही नष्ट हो जाएगा, विनाश की ओर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कौटिल्य क्या बोल रहा है कि राज्य को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो सुरक्षित चीज़ें उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे आने वाले राजाओं को करना चाहिए, है ना। और देखिए यहाँ पे वृद्धस्य तीर्थेतु प्रतिपादनी मतलब बड़े हुए का समुचित क्या करना, वितरण करना। मतलब जो बड़े हुए उसको क्या करना, समुचित रूप से वितरण करना। तो देखिए यहाँ पे तो संरक्षणात्मक तो है ही है, विकासात्मक भी, साथ साथ वितरणात्मक भी। आप विकास कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो, तो क्या के लिए, ये वितरण करने के लिए है ना। अब देखिए, कौटिल्य यथार्थवादी विचारक था। मतलब यथार्थ मतलब यहाँ पे जो है अर्थ के साथ वही चीज़ें, मतलब जो दिख रही है वही चीज़ें यहाँ पे सत्य है, यह ऐसा कौटिल्य बोलता था। अतः राज्य प्रथम है, धर्म एवं नैतिकता राज्य के ध्येय को पूर्ति करने के साधन है ना। मतलब ये राज्य को ही महान बनाता है, राज्य के लिए क्या क्या क्या, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राज्य महान है, और उसके लिए मानव जो है यहाँ पे राज्य जनता क्या है, यहाँ पे साधन है ना, साधन है। वैसे यहाँ पे नैतिकता, धर्म, यहाँ पे नैतिकता ये भी क्या है, यहाँ पे राज्य के ध्येय को पूर्ति करने के साधन है ना। तो धर्म में क्या बोला यहाँ पे, धर्म को यहाँ पे राज्य इज ग्रेटर देन क्या बोल रहा है यहाँ पे, धर्म। कौन बोल रहा है, कौटिल्य बोल रहा है। क्योंकि है ना, राज्य क्या है यहाँ पे एक मतलब अपना लक्ष्य है, और धर्म के माध्यम से या इसके साधन के माध्यम से राज्य में जो उसके ध्येय है उसकी पूर्ति की जा सकती है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, राजकोष में धनाभाव की स्थिति में राजा है ना मंदिरों के खजाना को लूट सकता है। ये कौटिल्य बोलता है कि आपको अगर राजकोष में धन की कमी पड़ रही है तो मंदिर को लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मंदिर के धन भी क्या है, राजकाज की सुरक्षा करने या राजकोष में धनाभाव को रोकने के लिए क्या हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं। तो धर्म, काम और अर्थ के अधीन है ना। धर्म और काम किसके, पैसे के अधीन है। मतलब यहाँ पे पैसे को ही उसने क्या सर्वोपरि किया है यहाँ पे, और धर्म और काम को उसके अधीन कर दिया है। कौटिल्य के अनुसार धर्म राज्य की सेवा करना एक शक्तिशाली साधन है। मतलब यहाँ पे धर्म राज्य की सेवा शक्तिशाली साधन है। कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, राज्य में मंत्री प्रधान कौटिल्य के 3 से 4 मंत्रियों की नियुक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 से 4 मंत्री रहना चाहिए, बस हो गया, खत्म कहानी। उसमें संप्रभुता, कौटिल्य के शासक को संप्रभु नहीं मानते। कौटिल्य शासक के संप्रभु मानते हैं क्या, नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार शासक तो संप्रभु राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने वाला माध्यम है ना। कौटिल्य शासक जो है यहाँ पे संप्रभु राज्य के आदेशों को, है ना, मतलब जो शासक बैठा है वो क्या करेगा, यहाँ पे संप्रभु राज्य के जो आदेश हैं उसको मतलब यहाँ पे क्या करेगा, लागू करेगा, क्रियान्वित करेगा। तो राजा को बस इतना ही काम है, जो संप्रभु राज्य ने बोल दिया, जो जनता ने बोल दिया, उसको राज्य में क्या करना, लागू करना। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की संप्रभुता अवधारणात्मक रूप से धर्म और दंड में क्या बोले यहाँ पे निहित है ना। ठीक है,
तो यहाँ संप्रभु राज्य मतलब मैं बोला था यहाँ पे दंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। ये हमने मनुस्मृति में पढ़ा था, है ना। राज्य की संप्रभुता दंड से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दंड नहीं देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे संप्रभुता आपकी राज्य की क्या हो जाएगी, हनन हो जाएगी, वह संप्रभुता ही आपके राज्य की नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसमें दंड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके अनुसार केवल वही बल प्रयोग, है ना, वैध हो सकता है जो धर्म सिद्धांतों के क्रियान्वयन करने के लिए किया गया है। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था संपूर्ण राज्य प्रांतों और जनपदों में बटा होता था। यहाँ पे जनपद का मुखिया समाहर्ता बोलते थे, है ना। प्रांत जनपद आगे 4 भागों में बटा होता था, जिसमें मुखिया क्या कहलाता था, स्थानिक कहलाता था। उसका सीताध्यक्ष यहाँ पे सन्निधाता, है ना। सीताध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा, सीता माता कृषि वाले जमीन से मटके से निकली थी, ऐसा याद रखो उसको, है ना। सन्निधाता मतलब क्या जाएगा, अन्न, अन्न मतलब क्या जाएगा, राज्य के भंडार गृहों का प्रभारी, है ना। अन्न कहाँ रखते हैं, भंडार गृह में रखते हैं, तो वैसे सन्निधाता को उससे कनेक्ट करके याद रखो। गणिकाध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, वैश्याओं पर नियंत्रण रखने वाला, है ना। गणिकाध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा, वैश्याओं पर नियंत्रण रखने वाला। और कर्मांतिका मतलब क्या हो जाएगा, कारखानों का प्रभारी। कर्मांतिका मतलब क्या हो जाएगा, कारखानों का प्रभावी, ठीक है। गांव का मुखिया गोप या नगर का नागरिक होते थे। यहाँ पे सीताध्यक्ष मतलब बताया मैं यहाँ पे कृषि से संबंधित। रूप दर्शक मतलब सिक्के को देखो और उसके रूप का निरीक्षण करो, ऐसे करके। युक्त मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र और स्थानीय शासन के बीच की संपर्क की कड़ी होती थी, युक्त, है ना। युक्त मतलब यहाँ पे परीक्षण युक्त मतलब केंद्र और स्थानीय शासन के बीच, है ना, संपर्क की कड़ी, ठीक है। ये अपने समझ में आ गया। अब देखिए केंद्रीय प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मंत्रण और परिषा। तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। कितने, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। ये हो गया। अब यहाँ पे बेनी प्रसाद ने क्या बोला, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। रक्षित मतलब अपराधों पर नियंत्रण, पूरी पुलिस जो रक्षा करेगी, सॉरी। पंचग्रामिक मतलब क्या जाएगा, सीमा विवाद के समाधान हेतु अधिकारी। नायक मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे सेना को जो संचालन करता है उसको नायक बोलते हैं। पौर मतलब क्या हो जाएगा, नागरिक नामक अधिकारी जिसे नगर प्रशासन के संचालन का अधिकार प्राप्त था। और नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार के स्थानीय प्रशासन का उल्लेख यहाँ पे किया है, ठीक है। स्थानीय शासन के बारे में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, कौटिल्य ने बताया है ना। उसमें गोप होते थे, स्थानिक होते थे, नगराध्यक्ष होते थे, है ना। तो इस टाइप से अपने को थोड़ा सा हल्का फुल्का इसको याद रखना है। कौटिल्य प्रशासन संबंधित पदाधिकारी, तो प्रशासन संबंधित पदाधिकारी कौन कौन थे यहाँ पे, तो द्वारिक, एक बार पढ़ लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जो जो याद हो जाएगा उसको अपन करने की कोशिश करेंगे, पर इसको ओरली ही पढ़ेंगे मान चलिए, है ना। तो द्वारिक मतलब क्या हो जाएगा, राजमहल के संरक्षण एवं आंतरिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, मतलब राजमहल के संरक्षण करेगा और आंतरिक व्यवस्था क्या बना के रहेगा, बना रखेगा, उसको क्या बोलते हैं, द्वारिक बोलते हैं, ठीक है। अंतर्वेशिक मतलब क्या जाएगा, राजा का प्रधान अंगरक्षक, है ना। मतलब राजा का जो प्रधान अंगरक्षक रहता था उसको क्या बोलते थे, अंतर्वेशिक बोलते थे। सन्निधाता मतलब पता है यहाँ पे, अन्न मतलब यहाँ पे अन्न को भंडार गृह में रखते हैं, तो सन्निधाता मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे भंडार गृह का प्रभारी हो जाएगा। प्रतिष्ठा मतलब यहाँ पे नामी कठिन है, तो ये फौजदारी मुकदमों का ही क्या करेगा, निर्णय करेगा, वो न्यायाधीश हो गया। व्यवहारिक, है ना। व्यवहारिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मतलब दीवानी, अब नाम आसान है, यहाँ पे नाम कठिन था तो व्यवहारिक आसान नाम है, इसलिए दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश कहलाएगा। कर्मांतिक मतलब क्या जाएगा, कर्मांतिक कारखानों खानों का देखभाल करने अधिकारी, है ना। कुप्याध्यक्ष, है ना। तो यहाँ पे कृपया वन को न काटे, कृपया वन को न काटे, तो वन रक्षक अधिकारी हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे पौतवाध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, व्यापारिक गतिविधियों में माप तोल करने वाला, ठीक है ना। और शुल्काध्यक्ष मतलब सीमा शुल्क, ये तो पता ही है। सीता माता बताया था कृषि, मटकी से पैदा हुए थे, ऐसे करके। सूनाध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, पक्षियों की आवाज़ सुनता था, मतलब पक्षी पक्षियों को वध करने से रोकने वाला अधिकारी, सूनाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष मतलब वैश्या पर नियंत्रण रखने वाला, यहाँ पे गणित इंपॉर्टेंट है, गणिकाध्यक्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे नामाध्यक्ष मतलब नौका जलाने, तो पता ही अपने को। विविताध्यक्ष मतलब वन विभाग का प्रभारी, है ना। विविताध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, वन विभाग का प्रभारी, है ना। और यहाँ पे आकराध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे खनिज विभाग का प्रभारी, है ना। आकराध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, खनिज, है ना, खनिज विभाग का प्रभारी। और दुर्गपाल मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे किलो का प्रभारी। उसके बाद पणियाध्यक्ष मतलब क्या जाएगा, क्रय विक्रय और आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। तो पणियाध्यक्ष मतलब क्या होता था, अरे पणिया मतलब पानी, ऐसे करके याद रखो थोड़ा सा। क्रय विक्रय और आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। और सूराध्यक्ष मतलब पता है, आप सूरा पीते हो, तो सूरा मतलब क्या हो जाएगा, ये आबकारी विभाग का प्रमुख हो जाएगा। तो ऐसे करके हल्का फुल्का याद रखो, तो एग्जाम में अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सैन्य संगठन संबंधी विचार देखते हैं, तो क्या क्या थे सैन्य संगठन संबंधी विचार, क्या क्या थे। तो ये चतुरंगिनी सेना का क्या करते थे यहाँ पे, है ना। मतलब कौटिल्य उसका प्रश्रय देता था, चतुरंगिनी सेना, है ना। मतलब राजा के पास चतुरंगिनी सेना होनी चाहिए, मतलब पैदल भी होना चाहिए, रथ भी होना चाहिए, घोड़े भी होने चाहिए और हाथी भी होना चाहिए। ऐसे 4 प्रकार के चतुरंगिनी सेना का उसने क्या किया था यहाँ पे, अपने
है ना ग्रंथ में बताया था, अर्थशास्त्र में बताया था, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे तनौ बल, विष्ट बल, चर बल, देशिक बल, था ना। और सेना मतलब उन्होंने, है ना, ये हो गया चतुरंगी सेना के साथ साथ उन्होंने सहायक सेना के रूप में 4 अन्य सेनाएं, मतलब ये चतुरंगी सेना तो हो गई, उससे 4 अन्य सेनाएं, अन्य सेना में क्या हो जाएगा, नौ बल, विष्ट बल, चर बल, देशिक बल। तो ऐसे करके थोड़ा सा इसको याद रखो तो अपने को याद हो जाएगा। देखिए भ्रष्टाचार के बारे में कौटिल्य ने क्या बताया था। तो भ्रष्टाचार के बारे में जो कौटिल्य के विचार है वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वर्तमान की वस्तु स्थिति जो है उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। तो कौटिल्य नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले गबन धोखाधड़ी को 40 स्वरूपों में क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब 40 प्रकार के भ्रष्टाचार में क्या करते हैं उसको वर्णन करते हैं। भ्रष्टाचार तक भौतिक पदार्थों की प्राप्ति नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग भी आता है। ऐसा नहीं कि आप पैसा गबन कर लिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप पैसा गबन कर लिए, यही इसमें नहीं आएगा। आप सत्ता का दुरुपयोग करें, यह भी क्या होता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, करप्शन के अंतर्गत आता है। आपको शासन से गाड़ी मिली हुई है, आपको शासकीय गाड़ी मिली हुई है और शासकीय वाहन का उपयोग आप अपने बच्चे को ट्यूशन से लाने ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप भौतिक पदार्थ पा रहे हो वही भ्रष्टाचार है, आप सत्ता का जो आपको पदभार मिला उसका दुरुपयोग करें, यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, ऐसा कौटिल्य बोलते हैं। वे लिखते हैं कि, है ना, वे क्या लिखते हैं, जैसे यह जानना असंभव है कि पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है, वैसे ही यहाँ पे यह जानना भी नामुमकिन है कि अधिकारी कब पैसे गबन करेगा, ये तो जानना बहुत ही मुश्किल है। भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई के लिए उन्होंने मंत्री पदाधिकारी 3 व्यक्तियों की समिति का सुझाव दिया। मतलब यहाँ भ्रष्टाचार की जांच के लिए कितने 3 व्यक्ति का समूह बनेगा और वो क्या करेंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार के कारणों की जांच करेंगे। हालांकि तो करना बहुत कठिन है, फिर भी यहाँ पे 3 अधिकारियों की नियुक्ति करने का सुझाव कौन देते हैं, कौटिल्य देते हैं, जो वर्तमान में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समतुल्य थी। भ्रष्टाचार मात्र अधिकारियों में समाप्त नहीं थी वरन सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब शासन के जो उच्च पदों में या फिर राजा बैठे हैं वही लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एक आम इंसान, एक आम नागरिक भी क्या करते हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। भ्रष्टाचार के अंतर्गत भौतिक संतुष्टि नहीं वरन सत्ता का दुरुपयोग भी आता है ना। ये तो मैंने बताया, यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग मैंने बताया, है ना। अब देखिए भ्रष्टाचार मतलब आम आदमी कैसे जाएगी, मान लीजिए आप रेल में जा रहे हैं, है ना, रेल में जा रहे हैं और आपने रेल टिकट नहीं कटाई, है ना, रेल टिकट नहीं लिया आपने, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, है ना। जैसे आपको कहीं पे पार्किंग फीस लग रहा है और आपने पार्किंग फीस नहीं दी, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आम नागरिकों से भी कनेक्टेड है। अब देखिए व्यावसायिक संगठन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रेणी शिल्पियों का संगठन, संघ मतलब मजदूरों का संगठन और सम्यक समुत्थान मतलब व्यापारियों का संगठन, है ना। तो ये व्यापारिक संगठन है। पहला क्या बोला, श्रेणी, तो श्रेणी शिल्पियों का संगठन। दूसरा क्या हो जाएगा, संघ मतलब मजदूरों का संगठन और सम्यक समुत्थान मतलब व्यापारियों का संगठन। अब देखिए यहाँ पे न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 प्रकार के न्यायालयों के बारे में बताया गया है ना, धर्मस्थ स्थली और कंटक शोधक, है ना। तो कंटक शोधक यहाँ पे देखिए ये नामी से अपने को लग रहा है थोड़ा सा डरावना, इसके न्यायाधीश क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रतिष्ठा बोलते हैं ना। कंटक शोधक के न्यायाधीश क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा बोलते हैं। और यहाँ पे धर्मस्थली मतलब दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, व्यवहारिक बोलते हैं, है ना। ये अपने को हो गया। अब देखिए ये भी नाम कठिन है, ये भी नाम कठिन है। और ये देखिए ये जो दीवानी मामला है यहाँ पे मतलब चोरी डकैती, है ना, ये सब के लिए यहाँ पे ये भी नाम ईजी है और ये भी नाम ईजी है, तो उससे आप पकड़ सकते हैं इसको। अब देखिए दंड निर्धारण में कौटिल्य समानतक सिद्धांत नहीं मानता, है ना। वर्ण मतलब यहाँ पे समानता, वर्ण व्यवस्था, लिंग, उम्र के आधार पर वह दंड व्यवस्था में भेद करता है। मतलब यहाँ पे अपने को दंड व्यवस्था में समानता का अधिकार मानना चाहिए, कानून की नज़रों में सभी समान हैं। पर मनु ने भी नहीं माना यहाँ पे, है ना। उसने समान दोष के लिए, है ना, ब्राह्मणों को कम समय के लिए यहाँ पे दंड दिया और शूद्रों को क्या किया, अधिक समय के लिए मनु ने दंड दिया था। मतलब उनके उसमें कानून व्यवस्था वही बताया गया, वैसे ही यहाँ पे उसका पालन ये भी करता है कौन, कौटिल्य। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मतलब उसके दोष बोलना चाहिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र के दोष हैं कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और लिंग और उम्र का भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उस आधार पर दंड दिया जा रहा है और भेदभावपूर्ण दंड दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यह कानून की जो समान जो सभी को समान रूप से देखने की जो अपनी जो संहिता है या नियमावली है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है ना। अब देखिए न्यायपालिका का संगठन यहाँ पे, तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 स्थानों पर न्यायपालिका गठन का सुझाव दिया है। मतलब क्या हो जाएगा, जनपद संधि, संग्रह न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय और स्थानीय न्यायालय। तो इस टाइप से हो गया, 4 न्यायालय हो गए। न्याय व्यवस्था मतलब वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय इसमें दिया जाता है, ये अपने को बताना है ना। न्यायाधीशों पर नियंत्रण कर सकते थे, ये सब उतना पढ़ने का इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्तांग सिद्धांत क्या क्या दिए थे, है ना। तो सप्तांग मतलब क्या, सप्त अंग मतलब जैसे मानव शरीर में 7 अंग होते हैं, वैसे ही किसी राज्य के क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं, है ना।
तो यह राज्य की सावयवी या जैविक सिद्धांत के अनुसार है ना, मतलब राज्य की सावयवी या जैविक सिद्धांत के मतलब ऑर्गेनिक थ्योरी के अनुसार है कि राज्य जीव की तरह होते हैं। राज्य में भी क्या है, जीव है तथा व्यक्ति उसके अंग है ना। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखिए, है ना, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पे अंगों का विवेचन किया गया है। सबसे पहला अंग होता है राजा। राजा क्या क्या यहाँ पे, जैसे ये इंसान का शरीर है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे राजा, है ना। सबसे पहले क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। ये मनु में भी दिया है, मनुस्मृति में भी दिया है। वहीं से यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कौटिल्य ने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, है ना। तो वैसे ही सप्तांग सिद्धांत अपन ने वहाँ मनुस्मृति में पढ़ा था। अब देखिए कौटिल्य क्या बोलता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा बोलता है कौटिल्य यहाँ पे। और राजा के लिए शिक्षा अनिवार्य है। घुन लगी लकड़ी की तरह अशिक्षित राजकुमारों को राजकुल के क्या करते, नष्ट कर दे। जैसे यहाँ पे किसी ने राजकुमार ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, वो अनपढ़ है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे घुन लगी लकड़ी की तरह क्या करेगा, यहाँ पे राजकुल को ही नष्ट कर देगा, है ना। कौटिल्य का राजा प्लेटो के फिलोसफर किंग की तरह है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार एक चक्रवर्ती राजा में 3 गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, सबसे पहले उसमें दिमाग होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैनिक शक्ति होनी चाहिए। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे वित्तीय सावधानी बरतने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिमाग होना चाहिए कि वह जो लोक धन है उसका अच्छी तरीके से या यथोचित रूप से या मितव्ययता के साथ क्या करें, यहाँ पे उसका व्यय करें। अब देखिए कौटिल्य लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। ठीक है भाई, यहाँ पे लोगों का कल्याण करना है ना, तो उसका समर्थक कौन है, कौटिल्य है ना। निरंकुश और अत्याचारी राजा की उपेक्षा, राजा का प्रश्रय न होना ही अच्छा है। मतलब यहाँ पे निरंकुश अत्याचारी शासक नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, जो कौटिल्य है उन्होंने बोला है ना। अब शासक के व्यक्तिगत गुण क्या क्या होने चाहिए, यहाँ पे कोई शासक बना है ना, तो उसके व्यक्तिगत गुण क्या क्या होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नैतिक चरित्रवान हो, कर्तव्य निर्वहन करने में सक्षम हो, निष्ठावान और संयमित हो, और राजा दिनचर्या को दिवस के 8 और रात्रि के 8 भागों में विभाजित किया गया है। राजाओं का प्रभाव मतलब क्या हो जाएगा, धर्म विजयी राजा, मतलब वही बोला सत रज तम, है ना, सत रज तम, है ना, सत रज, और क्या बोला मैंने यहाँ पे, तम बोला था। सत मतलब क्या हो जाएगा, एकदम देवता की तरह राजा, है ना, जिससे कोई गलती होती ही नहीं है ना। और रज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मानव की तरह लोभी राजा हो जाएगा। और तम मतलब असुर की तरह राजा, जो यह मतलब असुर विजयी राजा, मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, जो धर्म, देखिए ये सतरजतम के साथ हमने राजाओं का 3 वर्गीकरण देखा था पिछले वीडियो में। इसमें यहाँ पे राजाओं के प्रकार में यहाँ पे कौटिल्य इसको आगे विस्तारित करते हैं, बोलते हैं कि धर्म विजय राजा क्या हो जाएगा, यह सबसे श्रेष्ठ प्रकार का है ना। ऐसा राजा गौरव और प्रतिष्ठा पाकर ही संतुष्ट होते हैं। लोभ विजय राजा मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, धन और भूमि के उपरांत संतुष्ट होते हैं। और असुर विजय राजा क्या हो जाएगा यहाँ पे, धन और भूमि के साथ स्त्री एवं पुत्र प्राप्ति के बाद ही संतुष्ट होते हैं। मतलब धन भूमि तो ही है, पर धन और भूमि के बाद यहाँ पे स्त्री, उनको स्त्री भी चाहिए यहाँ पे और पुत्र भी चाहिए, तो पुत्र के बाद ही क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं ना। वैसे यहाँ पे राजा के 4 प्रकार के गुण, अभिगामिक गुण, उत्साह गुण, प्रज्ञा गुण, आत्मसम्मत गुण, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौटिल्य निम्न कुल के बजाय उच्च कुल के राजा को श्रेष्ठ माना। मतलब निम्न कुल का राजा नहीं होना चाहिए, उच्च कुल का राजा होना चाहिए, क्योंकि जनता इनकी आज्ञा आसानी से मान लेती है ना। यह तर्क स्पष्ट है कि राजवंशी अनुवांशिक तक सिद्धांत स्थापित, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च कुल का व्यक्ति ही राजा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी गरीब के बच्चे को आप राजा बना दो, है ना। उच्च कुल के राजा को ही यहाँ पे, जो श्रेष्ठ कुल है, उच्च कुल है, उसी के, है ना, उसी के मतलब यहाँ पे उसी कुल के व्यक्ति को ही राजा बनाने का, है ना, मतलब वकालत कौन करते हैं यहाँ पे, है ना, कौटिल्य करते हैं। कौटिल्य एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दार्शनिक है, इसलिए उनके अर्थशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति, है ना, आगमनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का, है ना, आगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति का क्या मिलता है, यहाँ पे प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब देखिए अमात्य और मंत्री, है ना, तो मंत्री को अमात्य कहा जाता है। जबकि अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब देखिए सप्तांग सिद्धांत में अमात्य को देख रहे हैं, मंत्री को, है ना। मंत्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब प्रधानमंत्री, मतलब क्या हो जाएगा, राजा का जो दाया हाथ बोलना चाहिए, अमात्य मंत्री ही है ना। तो राजा और अमात्य एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार है, कौटिल्य बनता है ना। तो राजा अकेले निर्णय नहीं ले सकता, उसको मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। जैसे वर्तमान अभी क्या है, मंत्रिपरिषद है ना, तो वैसी मंत्रिपरिषद है यहाँ पे। तो मंत्रिपरिषद में 3 से 4 मंत्री होने चाहिए, बताया था कौटिल्य ने, ये अपने को पता है ना। अब मंत्रियों की 2 संस्थाओं को उन्होंने उल्लेख किया